आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसकी कहानी किसी भी एक्शन फिल्म को फीका कर दे। ये कहानी है एक ऐसे बचाव अभियान की जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। जरा सोचिए, घर से 4000 किलोमीटर दूर एक दुश्मन देश में 103 बेगुनाह लोगों की जान दांव पर लगी थी और उन्हें बचाने के लिए वक्त था सिर्फ 90 मिनट का। ये मिशन नामुमकिन लग रहा था, है ना? तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1976 को। एयर फ्रांस की एक बिल्कुल आम सी उड़ान जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एथेंस से उड़ान भरने के सिर्फ 8 मिनट बाद, जब लोग अपनी सीट पर आराम कर रहे थे, तभी प्लेन में अफरा तफरी मच गई। उस दौर में एयरपोर्ट की सुरक्षा आज जैसी नहीं थी और अपहरणकर्ता बड़ी आसानी से हथियार लेकर प्लेन में घुस आए थे। यात्रियों के कानों में जब ये शब्द पढ़े होंगे तो सोचिए क्या हुआ होगा। उनके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई। कॉकपिट पर कब्जा हो चुका था और एक अपहरणकर्ता ने पायलट के माइक से ये ऐलान कर दिया था, अब उस प्लेन में मौजूद 248 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से उन लोगों के हाथ में थी। तो ये अपहरणकर्ता थे कौन? देखिए, ये कोई एक गुट नहीं था, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं का एक बहुत ही खतरनाक गठजोड़ था। एक तरफ थे फिलिस्तीनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले पीएफपीएसओ के सदस्य और दूसरी तरफ जर्मनी के एक कट्टर वामपंथी ग्रुप रेवोल्यूशनरी सेल्स के दो लोग। इन सबका मकसद एक ही था, दुनिया भर की जेलों में बंद अपने साथियों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना। अपहरणकर्ताओं ने पायलट को पेरिस जाने के बजाय एक ऐसी जगह प्लेन ले जाने को कहा जिसका नाम सुनकर ही बंदूकों, खासकर इजरायली नागरिकों की तो जैसे जान ही निकल गई। वो जगह थी युगांडा का एंटेबे एयरपोर्ट। युगांडा में उतरना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वहां का शासक था ईदी अमीन, एक ऐसा तानाशाह जो अपनी क्रूरता और सनक के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था। और हुआ भी वही जिसका डर था। अमीन ने न सिर्फ अपहरणकर्ताओं का खुली बाहों से स्वागत किया, बल्कि उनकी मदद के लिए अपने सैनिक भी लगा दिए। तो अब ये सिर्फ एक अपहरण नहीं रहा, ये एक देश समर्थित बंधक संकट बन चुका था। एंटेबे एयरपोर्ट के पुरानी टर्मिनल के अंदर जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। वहां एक बहुत ही खौफनाक चयन प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों को दो ग्रुप में बांटा गया, एक तरफ इजरायली और यहूदी नागरिक और दूसरी तरफ बाकी सभी। कुछ दिनों के बाद गैर इजरायली बंधकों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन 103 लोग वो मौत के साये में वहीं रह गए। अपहरणकर्ताओं की मांग बिल्कुल साफ थी, 53 चरमपंथियों की रिहाई, जिनमें से 40 तो इजराइल की ही जेलों में बंद थे। और धमकी ये थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो एक एक करके सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। अब पूरी दुनिया की नज़रें इजराइल पर थीं। ये खबर जब तेल अवीव पहुंची तो मानो हड़कंप मच गया। इजरायली सरकार के सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई थी जिसका कोई भी जवाब सही नहीं था। कैबिनेट में जोरदार बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री इत्साक राबिन को लगता था कि 4000 किलोमीटर दूर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना एक तरह से सुसाइड मिशन होगा, इसलिए बातचीत ही एक रास्ता है। लेकिन रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस का मानना था कि आतंकवादियों के आगे झुकना मतलब भविष्य में और हमलों को दावत देना। तो एक तरफ तो बातचीत का दिखावा चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मोसाद ने खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी। पेरिस में जो बंधक रिहा हुए थे उनसे एक एक डिटेल निकाली गई और तभी एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। पता चला कि एंटेबे का वो पुराना टर्मिनल एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया था और उस कंपनी के पास बिल्डिंग के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे। जैसे ही ये ब्लूप्रिंट्स हाथ लगे, जो मिशन अभी तक नामुमकिन लग रहा था उसकी एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगी। एक बहुत ही साहसी और खतरनाक प्लान तैयार किया गया। कोड नेम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ये प्लान सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा था। 4 बड़े बड़े हर्क्यूलिस प्लेन रडार की नज़र से बचते हुए 4000 किलोमीटर उड़कर युगांडा में उतरेंगे। फिर एक नकली काफिले से वहां के सैनिकों को धोखा दिया जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग पर धावा बोलकर बंधकों को छुड़ाया जाएगा और इससे पहले कि युगांडा की सेना कुछ समझ पाए, सबको लेकर वापस उड़ जाना होगा। हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ मौत का खतरा था। और इस पूरे प्लान का सबसे शानदार, सबसे चालाकी भरा हिस्सा था ये नकली काफिला।
इजरायली कमांडो ने ईदी अमीन की गाड़ी, एक काली मर्सिडीज और उसके साथ चलने वाली लैंड रोवर्स की हूबहू नकल तैयार की। आइडिया ये था कि रात के अंधेरे में एयरपोर्ट के गार्ड्स धोखा खा जाएंगे, उन्हें लगेगा कि खुद ईदी अमीन आ रहा है। प्लान बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी चूक हो गई थी। मोसाद को ये पता ही नहीं चल पाया था कि कुछ ही हफ्ते पहले ईदी अमीन ने अपनी काली मर्सिडीज बदलकर एक सफ़ेद मर्सिडीज ले ली थी। ये एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती थी। 3 जुलाई की रात ऑपरेशन को हरी झंडी मिल गई। 4 हरक्यूलिस विमानों ने रात के अंधेरे को चीरते हुए युगांडा की ओर उड़ान भरी। अब जो होने वाला था वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। 4000 किलोमीटर, सोचिए जरा इस दूरी के बारे में। ये कमांडो लगभग 8 घंटे तक पूरी तरह रेडियो साइलेंस में, रडार से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ते हुए एक अनजान दुश्मन के इलाके में जा रहे थे। रात के ठीक 11:01 पर पहला प्लेन एंटेबे में उतरा। नकली काफिला रैंप से नीचे आया और टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी युगांडा के 2 संतरियों ने काली मर्सिडीज देख ली और उन्हें शक हो गया। उन्होंने गोली चला दी। बस सरप्राइज का एलिमेंट वहीं खत्म हो गया। गोलियों की बौछार के बीच कमांडो गाड़ी से कूदकर टर्मिनल की ओर भागे। इसी शुरुआती फायरिंग में मिशन के कमांडर योनातन नेतन्याहू को गोली लग गई, लेकिन टीम रुकी नहीं। सिर्फ 4 मिनट के अंदर सभी 7 अपहरणकर्ता मारे जा चुके थे। कुल मिलाकर लैंडिंग से लेकर आखिरी प्लेन के टेक ऑफ तक पूरा ऑपरेशन सिर्फ 53 मिनट में खत्म हो गया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। क्रॉस फायरिंग में 3 बंदूकों की दुखद मौत हो गई और इजराइल ने अपने बहादुर कमांडर योनाथन नेतन्याहू को हमेशा के लिए खो दिया। जब विमान बंधकों को लेकर वापस इजराइल पहुंचे तो पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक गहरा दुख भी था। इस कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है डोरा ब्लॉच की किस्मत। हमले से एक दिन पहले खाना गले में फंसने की वजह से उन्हें कंपाला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई। जब बौखलाए ईदी अमीन को हमले की खबर मिली तो उसने बदला लेने के लिए अपने आदमियों को भेजकर डोरा ब्लॉच की अस्पताल में ही बेरहमी से हत्या करवा दी। मिशन की सफलता के बाद इसका नाम बदल दिया गया। दुनिया के लिए ये हमेशा ऑपरेशन थंडरबोल्ट रहेगा, लेकिन इजराइल में इसे ऑपरेशन योनाथन के नाम से याद किया जाता है, उस कमांडर को श्रद्धांजलि देने के लिए जिसने अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये मिशन इस बात की मिसाल है कि कभी-कभी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए असाधारण साहस और हिम्मत की जरूरत होती है।